हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, है ना। ये क्या है, हमने लास्ट क्लास मोलैरिटी देखा था, लेकिन मोलैरिटी से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि किसी सॉल्यूशन को हम कैसे देखें कि उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब कि क्या वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है, या फिर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है ना। तो सॉल्यूशन की मतलब सॉल्यूशन के नेचर को समझने के लिए हमें उसकी मोलैरिटी तो पता होनी ही चाहिए, लेकिन हम सॉल्यूशन के नेचर को कैसे डिसाइड करेंगे उसी पे रिलेटेड आज के कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है ना। तो सबसे पहले अगर मान लो हमें पता है तीन तरह के हमारे सॉल्यूशन होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन, ये मेरे ख्याल से आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा कोई सॉल्यूशन जो है अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, है ना। हमारा सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है ना। तो सिंपल, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, इसका सिंपल मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन OH- आयन से ज्यादा होगा। यानी अगर कोई सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है तो इसका एक ही कंडीशन है कि H+ का अगर मोलैरिटी OH- के मोलैरिटी से अगर ज्यादा होगा तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को हम एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। जब भी हमारा किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन OH- आयन के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो तो हम सॉल्यूशन को कहेंगे एसिडिक। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं कि कोई सॉल्यूशन हमारा बेसिक है, अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है, अच्छा एक और चीज ध्यान देंगे, जनरली हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेशन करते हैं ना। जो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, अगर कुछ टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है, अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया टेम्परेचर, तो अंडरस्टूड है कि हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे। तो एसिडिक सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 10⁻⁻7 मोलर से ज्यादा होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। और सिमिलरली OH- का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमारा 10⁻⁻7 मोलर से कम होता है। लेकिन ये ध्यान दे, ये जो दो कंडीशन हमने बताया ये किस टेम्परेचर पे है, तो ये हम बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस पे एसिडिक सॉल्यूशन का H+ एसिडिक सॉल्यूशन अगर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर से ज्यादा होता है और OH- का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर से कम होता है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि कोई सॉल्यूशन अगर हमारा बेसिक है, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई सॉल्यूशन अगर हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन का सिंपल कंडीशन है कि OH- का जो कंसंट्रेशन होगा अगर वो H+ के कंसंट्रेशन से अगर ज्यादा है तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या हुआ, OH- देखो तीन ही केस होंगे ना, या H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा OH- से, या फिर OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा H+ से, या फिर दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल होंगे। यही तीन कंडीशन होंगे। तो मैं क्या आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो हमारा सिमिलरली अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे OH- का मोलैरिटी जो होगा वो 10⁻⁻7 मोलर से ज्यादा होगा और H+ की मोलैरिटी 10⁻⁻7 मोलर से कम होगी 25 डिग्री सेल्सियस पे। कब, अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। तो अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे OH- का मोलैरिटी 10⁻⁻7 मोलर से ज्यादा होगा और H+ की मोलैरिटी 10⁻⁻7 मोलर से क्या होगी, कम होगी, है ना। ये मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके क्वेश्चन कई बार आएंगे ऐसा मोलैरिटी से रिलेटेड, जिसके हम एग्जांपल भी देखेंगे, जिसमें आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन को समझना होगा। हम सॉल्यूशन के नेचर को कैसे देखेंगे, उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, उसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन की,
तो अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी जो होगी वो हमारी इक्वल होगी। अगर H प्लस की मोलैरिटी OH माइनस के मोलैरिटी के बराबर होगा तो हम उस सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। सिमिलरली अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो H प्लस का कंसंट्रेशन तो इक्वल होगा ही न्यूट्रल सॉल्यूशन में OH माइनस के, और ये वैल्यू हमारा 10 का पावर -7 मोलर के बराबर होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो ये हो गया, हमने समझ गए हम लोग कि अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है तो एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, बेसिक सॉल्यूशन है उसका क्या मतलब हुआ, और अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है उसका क्या मतलब होगा। इसके अलावा नोट में हमें क्या एक बात ध्यान देना है, हमेशा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब तक जब तक कि या तो एसिड का कंज्यूम ना हो जाए या फिर हमारा बेस कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए। तो एसिड और बेस, है ना, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर मान लो अगर किसी सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों हैं तो एसिड और बेस के बीच रिएक्शन चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक या तो एसिड खत्म ना हो जाए या फिर हमारा बेस खत्म ना हो जाए। जब तक एसिड और बेस में से कोई एक चीज खत्म नहीं हो जाता जब तक एसिड बेस रिएक्शन चलता रहेगा, है ना। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं ना, एसिडिक सॉल्यूशन मतलब H प्लस की मोलैरिटी OH माइनस से ज्यादा होगी, बेसिक सॉल्यूशन का मतलब OH माइनस की मोलैरिटी H प्लस से ज्यादा होगी, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब H प्लस और OH माइनस इक्वल अमाउंट में होंगे, है ना। अब यहां पे ध्यान देते हैं, अगर हम इससे रिलेटेड जैसे आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन लिखता हूं, सिंपल क्वेश्चन हमारे क्या है, जैसे मान लो हमें दिया गया है सपोज 0.3 मोलर ऑफ 100 ml HCl प्लस 0.5 मोलर ऑफ 50 ml NaOH, है ना। अब एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 0.3 मोलर ऑफ 100 ml HCl और साथ में दिया गया है 0.5 मोलर ऑफ 50 ml NaOH। अब इसमें क्या आपको करना है, आपको कहा जा रहा पहला क्वेश्चन कि आपको बताना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या बताना है, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, है ना। दूसरा पार्ट कह रहा what is the concentration of H plus if solution is acidic, and what is the concentration of OH minus if solution is basic। आपको कह रहा, आपको पहला तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक आया तो अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो आपको H प्लस का कंसंट्रेशन बताना है, और अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा तो फिर उस केस में आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन बताना है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने बोला कि हमें देखना होगा H प्लस ज्यादा है या OH माइनस ज्यादा है। सबसे पहले आप निकाल लो मिली मोल्स ऑफ H प्लस, मिली, क्योंकि H प्लस और OH माइनस एसिड और बेस रिएक्ट करेगा। एक HCl आपको पता है HCl में से क्या मिलने वाला है, एक H प्लस, और OH NaOH से क्या मिलने वाला है, OH माइनस। तो हम देख सकते हैं मिली मोल्स ऑफ H प्लस क्या होगा, तो मिली मोल्स ऑफ H प्लस क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है मोल्स, और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ये होता है मिली मोल्स। तो सबसे पहले मिली मोल्स ऑफ H प्लस क्या होगा,
तो ये हमारा इक्वल होगा HCl के मिलीमोल्स के, और वो कितना है 0.3, यानी हम कह सकते हैं मिलीमोल्स ऑफ HCl, और HCl का मिलीमोल क्या होगा 0.3 इंटू 100, यानी ये हमारा आ गया 30 मिलीमोल्स। अब ध्यान दीजिए, मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस क्या होगा, ये हमारा होगा मिलीमोल्स ऑफ NaOH के बराबर, और आप यहां पे देख सकते हो NaOH का मिलीमोल्स क्या होगा 0.5 इंटू 50, ये हो गया हमारा 25 मिलीमोल्स। आप देख सकते हैं H प्लस हमारा ज्यादा है OH माइनस से, तो आपका पहला पार्ट का तो आंसर आ गया। क्या सॉल्यूशन का नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमारा होगा एसिडिक, क्योंकि H प्लस ज्यादा है OH माइनस से। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो 25 मिलीमोल्स OH माइनस 25 मिलीमोल H प्लस से रिएक्ट कर जाएगा। तो आप बताओ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस बचेगा कितना, लेफ्ट H प्लस बचेगा कितना, तो 30 मिलीमोल्स H प्लस था, जिसमें से 25 मिलीमोल रिएक्ट कर जाएगा OH माइनस से, और ये बचेगा 5 मिलीमोल। अब ध्यान दीजिए H प्लस का फाइनल मोलैरिटी क्या होगा, तो ये होगा हमारा मिलीमोल्स ऑफ H प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइनल। तो H प्लस का फाइनल मिलीमोल 5 है, और जब हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 150 ml, 100 प्लस 50, ये हो गया हमारा 1/30। तो ये हमारा आ गया क्या, H प्लस का फाइनल मोलैरिटी। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, किस तरह से आपको सॉल्यूशन का नेचर को समझना होगा, और फिर किस तरह से आपको फाइनली H प्लस, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो H प्लस बचेगा, सॉल्यूशन बेसिक है तो OH माइनस बचेगा, और इस तरह से आपको H प्लस और OH माइनस के फाइनल मोलैरिटी को निकालना होगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे ध्यान देंगे। हमारा फिर से एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ये क्वेश्चन में मान लो हमें कुछ ऐसा दिया गया है, मान लो एक हम दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, यहां पे है 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, और इसको मिक्स किया जा रहा मान लो 50 ml ऑफ 0.5 मोलर KOH। क्वेश्चन फिर वही है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा ये आपको बताना है, क्या सॉल्यूशन एसिडिक होगा, क्या सॉल्यूशन बेसिक होगा, आपको बताना है H प्लस का फाइनल कंसंट्रेशन कब, इफ सॉल्यूशन इज एसिडिक, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो आपको H प्लस का फाइनल कंसंट्रेशन बताना है, या फिर आपको OH माइनस का फाइनल कंसंट्रेशन बताना है कब, जब हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा, है ना। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपको देखना होगा क्या, हमें H2SO4, आपको पता है H2SO4 जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये हमारा देगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो आप देख सकते हैं H2SO4 जब आपका डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा H प्लस और SO4 2 माइनस, है ना। तो यानी हम देख सकते हैं एक H2SO4 से हमें 2 H प्लस मिल रहा, एक H2SO4 से क्या मिल रहा, 2 H प्लस मिल रहा है। तो यहां पे ये चीज हमें ध्यान रखना है, साथ में हमें ध्यान देना है KOH अगर डिसोसिएट होगा वाटर में तो क्या मिलेगा K प्लस और OH माइनस। तो हम देख सकते हैं एक KOH से एक OH माइनस मिल रहा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं मिलीमोल्स ऑफ H प्लस क्या होगा, तो H प्लस का मिलीमोल H2SO4 का डबल होगा, 2 इंटू मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। क्यों, क्योंकि एक H2SO4 से 2 H प्लस मिल रहा, एक H2SO4 से 2 H प्लस मिल रहा, तो H प्लस का जो मिलीमोल होगा वो हमारा H2SO4 का डबल होगा, है ना। तो यहां पे हम देख सकते हैं H2SO4 का मिलीमोल्स क्या होगा 100 इंटू 0.2,
मिलीमोल्स क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो आप देख सकते हैं H2SO4 के सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 था और मोलैरिटी 0.2। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया 40। सिमिलरली एक KOH से एक OH माइनस मिल रहा, तो मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस जो होगा वो हमारा मिलीमोल्स ऑफ KOH के बराबर होगा, है ना। तो KOH का मिलीमोल क्या होगा? 50 इंटू 0.5, 50 इंटू 0.5। तो आप ये देख सकते हो ये हमारा 25 आ गया। फिर से हम देखें तो H प्लस का मिलीमोल्स ज्यादा है, तो आप देख सकते हो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, क्योंकि H प्लस का मिलीमोल्स ज्यादा है हमारा OH माइनस से। दूसरा, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो H प्लस का मिलीमोल्स कितना बचेगा आफ्टर रिएक्शन? मिलीमोल्स ऑफ H प्लस लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन क्या बचेगा? तो 40 में से 25 रिएक्ट कर गया तो ये 15 मिलीमोल्स बचा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा फाइनल क्या होगा? ये हमारा होगा 100 प्लस 50, ये आ गया 150। तो आप देख सकते हो H प्लस का फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा? मिलीमोल्स ऑफ H प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो H प्लस का मिलीमोल बचा 15 और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 150। ये हमारा H प्लस का मोलैरिटी आ गया 0.1। आ रहा समझ में? तो हमें इन्हीं चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन के केस में H प्लस का मिलीमोल्स ज्यादा होगा OH माइनस से। अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा तो OH माइनस की वैल्यू H प्लस से ज्यादा होगी, और अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो H प्लस और OH माइनस का कंटेंट इक्वल होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है वो क्या है कि एसिड और बेस H प्लस OH माइनस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होगा। तो ये रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक दोनों में से कोई एक कंप्लीटली खत्म ना हो जाए। अगर दोनों इक्वल होंगे तो आपस में रिएक्ट करके सॉल्यूशन न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन अगर हमारा H प्लस ज्यादा है तो रिएक्शन तब तक होगा जब तक OH माइनस कंप्लीटली खत्म ना हो जाए, जब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसी से रिलेटेड इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन डिस्कशन करा दूंगा यार। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमें दिया गया है सपोज ऐसा, 0.8 मोलर ऑफ 250 ml H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड इसको कहते हैं, is mixed with is mixed with is mixed with is mixed with 0.4 molar of 1 liter KOH सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा पहला नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। ठीक है, दूसरा आपको क्वेश्चन कहा जा रहा कि H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा। यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, इस एसिड को हम चेंज करके मैं H2SO4 कर देता हूं। ठीक है, चल अब H2SO4 हमने कर दिया, अब इसको हम जवाब देते हैं। सबसे पहले फिर से वही कहानी यार, आपको पता है H2SO4 जो है वो हमारा जब डिसोसिएट होगा तो ये बनेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस। और अगर मैं बात करूं KOH का तो KOH हमारा डिसोसिएट होगा तो बनेगा K प्लस और OH माइनस। तो फिर से आप देख सकते हो मिलीमोल्स ऑफ H प्लस क्या होगा 2 इंटू मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। क्यों? क्योंकि एक H2SO4 में 2 H प्लस है, तो H प्लस का मिलीमोल H2SO4 का डबल होगा। अब H प्लस का मिलीमोल क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये देखो कितना आया यार, ये हमारा आप देखोगे तो ये 400 आ चुका है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, मिली मोल्स ऑफ OH माइनस क्या होगा, तो एक KOH में एक OH माइनस है, यानी OH माइनस का जो मिली मोल होगा वो हमारा KOH के मिली मोल के बराबर होगा। KOH का मिली मोल क्या है 0.4 और वॉल्यूम को मिलीलीटर में चेंज करें तो 1000, ये भी हमारा 400 आ गया। तो आप देखो H प्लस और OH माइनस दोनों हमारा सेम है, तो आप मुझे बताओ आप क्या कहोगे, सर नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा न्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि H प्लस का मिली मोल जो है वो OH माइनस के बराबर है। अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस इक्वल होगा तो उस सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। अब दूसरा कंडीशन आपको पता है कि अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में H प्लस और OH माइनस का जो मोलैरिटी होता है वो 10 का पावर -7 होता है। और ये कैलकुलेशन हम किस पे करते हैं यार, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या ये चीजें क्लियर हैं आपको, क्या ये चीजें क्लियर हैं सबको, देख लो यार, क्या ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। तो देखो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन डिस्कशन मिक्स प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं यार, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के तरफ भी मूव करेंगे, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, ठीक है। A solution of two components containing N1 moles of the first component and N2 moles of the second component is prepared. M1 and M2 are the molecular mass of components 1 and 2 respectively. If D is the density of solution in gram per milliliter, C2 is the molarity and X2 is the mole fraction of the second component, then C2 can be expressed as, अब ध्यान दो, C2 हमें मोलैरिटी निकालना है यार। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, मान लेते हैं लेट टोटल मोल्स हमारा जो है वो हमने 1 मान लिया। अब टोटल मोल्स अगर 1 मान लिया तो एक मोल में जितना मोल होता है उसी को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर हमें सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन X2 दिया गया है तो आप देख सकते हो मोल ऑफ सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, X2 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है बेटा, अगर दो कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, आपको पता है। तो अगर दूसरे का मोल, अगर टोटल मोल 1 है, सेकेंड का मोल X2 है, तो फर्स्ट का मोल क्या होगा, फर्स्ट का मोल 1 माइनस X2 होगा, ठीक है। अब चलिए अगर हमारा ये हमारा मोल पता है तो आप मुझे बताओ मास कैसे निकालेंगे। मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, मोल इनटू मोलर मास। फर्स्ट कंपोनेंट का मोल क्या, मास क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का मास होगा मोल इनटू मोलर मास, ये फर्स्ट कंपोनेंट का मास होगा। अब आप मुझे बताओ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, X2M2 प्लस 1 माइनस X2 इंटू M1, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। और ये सॉल्यूशन का मास किस में होगा यार, ग्राम में, ठीक है। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन का मास कितना है, X2M2 प्लस 1 माइनस X2 इंटू M1 बाई डी, डेंसिटी। और ये वॉल्यूम किस में आया यार, ये वॉल्यूम हमारा आया मिलीलीटर में। अब सब निकल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल गया यार, और सेकेंड कंपोनेंट का मोल निकल गया। तो हम मोलैरिटी, हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000, सब निकला हुआ है। सेकेंड का मोल कितना है, सेकेंड का मोल देखो यार, सेकेंड का मोल X2 है, X2 इंटू 1000, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा X2M2 प्लस 1 माइनस X2M1 डिवाइडेड बाई D। तो D ऊपर चला जाएगा, तो देखो यार क्या आंसर आएगा, 1000x2D, 1000x2D नीचे आएगा हमारा, नीचे क्या आएगा यार, नीचे आ जाएगा हमारा, यानी C आंसर आ जाएगा, C। आप देख सकते हो, देखो यार हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया यार, हमें मोलैरिटी का बेटा फॉर्मूला पता था, मोलैरिटी का हमें फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है डेंसिटी
दिया गया है तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। मोलर मास दिया गया है तो मास कैसे निकलेगा, जब हम मोल निकाल लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन x2 दिया गया है तो टोटल मोल जैसे ही हमने 1 मानेंगे तो सेकेंड का जो मोल होगा उसी को मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो सेकेंड का मोल फ्रैक्शन x2 है तो वही इसका मोल हो जाएगा। फर्स्ट का मोल क्या होगा, टोटल मोल 1 है, सेकेंड कंपोनेंट का मोल x2 है तो फर्स्ट कंपोनेंट का मोल 1 माइनस x2 होगा। अब मोल से मास आपको निकालने पता है तो दोनों मास को हमने ऐड कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, द मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन ए सैंपल which has density 1.4 gram per milliliter and mass percentage of 63% is। अब ध्यान दो, ये हमें दिया गया है। सबसे पहले मास परसेंटेज दिया गया है, मास परसेंटेज दिया गया है। मास परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था कि हम मान लेते हैं, लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमने मान लिया। अगर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम मान लिया तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोलूट का जो मास होता है उसी को हम कहते हैं मास परसेंट। तो अगर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है देन मास ऑफ HNO3 क्या होगा, HNO3 का मास जो होगा वो हमारा 63 ग्राम होगा। यही मतलब होता है यार मास परसेंट का। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था यार, मास परसेंट का बेटा मतलब क्या होता है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मास परसेंट का सिंपल मतलब है कि अगर हमारा सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोलूट का जो मास होता है उसको हम कहते हैं मास परसेंट। तो मास परसेंट 63 है, मतलब अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तो उसमें सोलूट हमारा 63 ग्राम होगा। अब 63 ग्राम सोलूट है तो आप मुझे बताओ क्या हम मोल्स ऑफ HNO3 निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ HNO3 क्या होता है, मास बाई मोलर मास। HNO3 का मोलर मास 63 है, यानी इसका मोल जो होगा वो 1 मोल हो जाएगा। मोलैरिटी निकालने के लिए बेटा सोलूट का मोल चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास हमने 100 माना और डेंसिटी हमारा 1.4 दिया गया है, ये हमारा आंसर आ गया मिलीलीटर में। तो आप देखो डायरेक्ट हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोलूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोलूट का मोल 1 है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 बाई 1.4 इनटू 1000। तो आप देख सकते हो मोलैरिटी हमारा जो है वो 14 आ जाएगा। तो आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यार, आंसर हमारा सिंपल 14 हो जाएगा। क्लियर है। देखो यार आपको चीजों को आपको बहुत ही प्यार से आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अगर मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी के लिए हमें दो ही चीज तो चाहिए, हमें चाहिए सोलूट का मोल और हमें चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर हमें मास परसेंट दिया गया है मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या दे दिया गया कि अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो उसमें सोलूट हमारा 63 ग्राम होगा। जैसे ही हमने सॉल्यूशन का मास मान लिया, क्वेश्चन में डेंसिटी दिया गया था, इससे आपका वॉल्यूम निकल गया और सॉल्यूशन का मास मानने से हमें सोलूट का मास निकल गया, तो सोलूट के मास से हमने सोलूट का मोल निकाल लिया। और अगर आपको सोलूट का मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों पता चल गया तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मीथेन इज। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मीथेन इज। अब देखो यार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। CH4 हमें दिया गया है, CH4 में कह रहा आपको कार्बन का परसेंटेज बाई मोल निकालो। सबसे पहले देखो CH4 में क्या है यार, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का जो मोल रेशियो है बेटा ये हमारा 1:4 हमारा मोल रेशियो है। तो अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई मोल क्या होगा तो आप क्या कहोगे, मोल ऑफ कार्बन बाई टोटल मोल इनटू 100।
कार्बन का मोल 1, टोटल मोल 5 इंटू 100, तो आप देख सकते हो कार्बन का परसेंटेज बाई मोल कितना है, कार्बन का परसेंटेज जो बाई मोल जो है वो हमारा कितना आएगा 20%। देखो यार, अगर हमें कार्बन का परसेंटेज बाई मोल निकालना है तो हमें क्या करना है, कार्बन के मोल को हमें टोटल मोल से डिवाइड करके इंटू 100 करना है। CH4 के फॉर्मूले को देखकर हम देख सकते हैं मीथेन में एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन का मोल 1 होगा तो हाइड्रोजन का मोल 4 होगा, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 मतलब टोटल 5, टोटल मोल 5 है, कार्बन का मोल 1 है, तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, उसका परसेंटेज कंपोजिशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या चीजें क्लियर हैं? चलिए, अगर चीजें क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 8 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 18 gram of water, mole fraction of NaOH in solution and molality of the solution respectively। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हर कंपोनेंट का मोल चाहिए यार, तो पहले निकालते हैं। अगर हमें 8 ग्राम NaOH है तो बताओ मोल ऑफ NaOH क्या होगा, मास बाई मोलर मास, NaOH का मास 8 और NaOH का मोलर मास 40, तो ये हमारा आ जाएगा 0.2। अब चलिए वाटर का मोल निकालते हैं, दूसरा कंपोनेंट यार वाटर है, वाटर का मोल क्या होगा, मास बाई मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18 है तो मोल हमारा कितना होगा 1। अब NaOH का मोल आ गया, वाटर का मोल आ गया, तो मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही सकते हैं। चलिए अब यहां पे ध्यान दो, सिंपल हम करते हैं यार, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा, ये होगा मोल ऑफ NaOH बाई टोटल मोल, इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं उस कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो उस कंपोनेंट का मोल आप देख सकते हो 0.2 है और टोटल मोल जो है वो हमारा क्या होगा 0.2 प्लस 1 यानी 0.2 बाई 1.2, तो आप देख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हमारा कितना आ गया 1/6, जिसको हम 0.167 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। चलो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी हमारा होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का मास बेटा ग्राम में है, सॉल्वेंट का मास होना चाहिए केजी में, अगर ग्राम में होगा तो हम ऊपर 1000 कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सोल्यूट का मोल आपको पता है 1, सॉल्वेंट का मास आपको पता है 18 इंटू 1000, तो आप देख सकते हो मोलैलिटी हमारा आ गया 55.55। मोलैलिटी कितना आ गया यार 55.55, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोलैलिटी, सॉरी मोल हमारा 1 नहीं है ना यार, तभी मैं कह रहा हूं आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है ना। सोल्यूट का मोल कितना है यार, सोल्यूट का मोल बेटा हमारा 0.2 है, सॉल्वेंट का मास 18 है इंटू 1000, तो ये हमारा आ गया 200/18 यानी ये आ गया 11.11, ये आ गया हमारा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमारा आ गया 11.11, मोल फ्रैक्शन 0.167, मतलब आप देख सकते हो आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा था यार। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको चाहिए उस कंपोनेंट का मोल और टोटल मोल, इसलिए हमने मास से जो भी मास दिया गया था उससे हमने मोल निकाल लिया। मोलैलिटी के लिए चाहिए था हमें सोल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास, दोनों पता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी को दोनों को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा, एक्सेस ऑफ NaOH वाज एडेड टू 100 ml of FeCl3 resulting into 2.14 gram of FeOH whole thrice the molarity of FeCl3। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यार, पहले तो क्वेश्चन क्या क्या रहा वो हम बताता हूं मैं। क्या रहा कि FeCl3 है और इस FeCl3 का 100 मिलीलीटर वॉल्यूम दिया गया है, मोलैरिटी नहीं पता, हम मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी m है ना। अब कह रहा FeCl3 को जब हमने NaOH से रिएक्शन कराया और NaOH क्या था एक्सेस,
यानी ये एक्सेस में है, मतलब FeCl3 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कैलकुलेशन हम किसके बेसिस पे करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। तो अगर NaOH एक्सेस है, मतलब आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यही लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा FeOH का होल थ्राइस प्लस 3NaCl। अब इस रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया। मोल मेथड से आप क्या कह सकते हो? मोल मेथड से हम क्या कह सकते हैं? पहली बात, अब कह रहा कि NaOH FeOH का होल थ्राइस जो बन रहा है ना, वो 2.14 ग्राम है। सबसे पहले मोल मेथड से हम क्या कह सकते हैं? अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो हम कह सकते हैं मोल ऑफ FeCl3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ FeOH का होल थ्राइस डिवाइडेड बाय 1। ये लिख सकते हैं यार। अब बताओ FeCl3 का मोल क्या होगा? वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा मोल हो गया FeCl3 का। तो यार कहीं कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बार बार बताया मोल क्या होता है यार। मोल हमारा होता है वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू मोलैरिटी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000। इसी को हम दूसरे लफ्जों में ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में था तो मिलीलीटर में वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी बाय 1000। अब FeOH होल थ्राइस का मोल क्या होगा? तो FeOH होल थ्राइस का मास दिया गया है, तो मास से मोल कैसे निकालते हैं यार? अगर हमें वॉल्यूम मोलैरिटी दिया गया है तो मोल कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इससे हमने मोल निकाल दिया FeCl3 का। लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड का मास दिया गया, तो मास से मोल कैसे निकालते हैं? मास बाय मोलर मास। तो आप देखो Fe का मोलर मास 56, OH का कितना है 1751, तो 107 आ रहा, 107। ठीक है, यहां से देखो मोलैरिटी क्या आ गया? मोलैरिटी आ गया हमारा 21.4 बाई 107। इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, जो कि 0.2 आंसर हो जाएगा। तो मोलैरिटी क्या आया यार? मोलैरिटी हमारा 0.2 आ गया। सिंपल सा आंसर ए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा था, बस कुछ नहीं, आपको बोल रहा था FeCl3 लिमिटिंग रिएजेंट है। एक्सेस बोलने का ये मतलब हुआ रिएक्शन को जैसे बैलेंस करेंगे तो दोनों का मोल इक्वल है, इसके मास से मोल निकालेंगे, मास बाय मोलर मास, और इसका वॉल्यूम मोलैरिटी दिया गया तो उससे मोल निकाल लेंगे। एक अननोन एक इक्वेशन, आपका मोलैरिटी क्या होगा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑफ molecular mass 60 in 1000 gram of water gave a solution of density the molarity of solutions। फिर देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी हमें मोलैरिटी निकालना है हमें क्या चाहिए? सोलूट का मोल। सोलूट का मोल, सोलूट का मास दिया गया, मोलर मास दिया गया, क्या हम सोलूट का मोल निकाल सकते हैं? मोल्स ऑफ सोलूट क्या होगा? मोल्स ऑफ सोलूट होगा मास बाई मोलर मास। मैं बार बार आपको फॉर्मूला याद कराता हूं। मास हमारा 120 है, मोलर मास 60 है, तो सोलूट का मोल आ गया 2 मोल्स। ठीक है, अब मोलैरिटी के लिए दूसरा हमें क्या चाहिए? सोलूट के मोल के अलावा हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डेंसिटी दिया गया है तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सोलूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अगर हमें सोलूट का मास दिया गया, सॉल्वेंट का मास दिया गया, तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, 1000 और 120 को ऐड करेंगे तो ये 1120 ग्राम हो जाएगा। सॉल्यूशन का मास पता है, डेंसिटी दिया गया है, तो चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर क्या होता है यार? मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर। सॉल्यूशन का मास 1120, डेंसिटी 1.12, तो आप देख सकते हो ये हमारा 1000 ml आ गया, यानी इसी को हम 1 लीटर लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट आप मोलैरिटी बता सकते हो। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोलूट का जो नंबर ऑफ मोल होता है उसी को मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी का यही डेफिनेशन होता है ना, मोल्स ऑफ सोलूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका सॉल्यूशन 1 लीटर है
तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोलूट का जो मोल होगा इसी को तो मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी हमारा 2 हो जाएगा, मतलब आंसर जो होगा वो हमारा सिंपल बी हो जाएगा, है ना। आंसर जो होगा वो हमारा सिंपली क्या होगा, बी हो जाएगा। कैसे हुआ, तो आपको पता है मोलैरिटी का डेफिनेशन ही होता है मोल्स ऑफ सोलूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस डेफिनेशन से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यार। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.252 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, अब देखो आपको मोलैरिटी दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है ना। मोलैरिटी निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन को बताते हैं, मैं क्या दिया गया, हमें क्या क्या दिया गया है यार। अगर मैं वो लिखूं तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें मोलैरिटी दिया गया है सॉल्यूशन की, मोलैरिटी दिया गया है 3 मोलर। हमें और क्या दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1.252 ग्राम पर मिलीलीटर। और तीसरा हमें पूछा जा रहा, हमें क्या पूछा जा रहा, मोलैरिटी। सबसे पहले मोलैरिटी होता है यार मोल्स ऑफ सोलूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोलूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोलूट का जो मोल होता है उसी मोल को हम कहते हैं क्या, मोलैरिटी। तो मोल्स ऑफ, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो सोलूट का मोल 3 मोल होगा। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी हमारा 3 है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोलूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 है तो मोल्स ऑफ सोलूट ही हमारा मोलैरिटी हो जाएगा। तो अगर मोलैरिटी 3 है तो सोलूट का मोल 3 होगा। अब चलिए, सोलूट का मोल 3 है यार सबसे पहले। अब यहां से देखो मास ऑफ सोलूट क्या होगा, सोलूट का मास होता है मोल इनटू मोलर मास। NaCl का मोलर मास है 58.5 और ये हमारा कितना आ चुका है, ये हमारा आ चुका है 175.5 ग्राम, है ना। हाँ यही आएगा। अब चलिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने मान लिया यार, और क्वेश्चन में डेंसिटी दिया गया है, तो क्या हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी है हमारा 1.252 और वॉल्यूम है 1000 ml, तो आप देख सकते हो 1252 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही सॉल्यूशन का मास हमने निकाल लिया, सोलूट का मास पता है तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। सॉल्वेंट का मास निकल गया तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं ना यार। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोलूट। सॉल्यूशन के मास में से अगर सोलूट का मास हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। सॉल्यूशन का मास 1252, सोलूट का मास 175.5, ये देखो कितना आ गया, 1076.5 ग्राम ऐसा आ रहा। ठीक है, अब सॉल्वेंट को मास को अगर केजी में बदलें तो 1.0765 केजी आ गया सॉल्वेंट का मास। अब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोलूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सोलूट का मोल कितना है 3, सोलूट का मोल कितना है 3, सॉल्वेंट का मास केजी में कितना है 1.0765। तो आप देखो ये आंसर जो है वो 3 से जस्ट थोड़ा कम, यानी हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 2.79। मोलैरिटी कितना आ गया यार 2.79। इस क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्यों माना यार, क्योंकि देखो यार मोलैरिटी हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, जैसे ही हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मानेंगे तो दो चीजें हमारा निकल जाता है। एक तो डेंसिटी दिया गया है, एक तो डेंसिटी दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। जैसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया, मोलैरिटी दिया गया था तो हमारा मोल्स ऑफ सोलूट निकल गया। सोलूट के मोल से सोलूट का मास निकल गया,
और डेंसिटी वॉल्यूम से सॉल्यूशन का मास निकल गया, सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। और एक बार हमारा सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट हो गया तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमें डाटा दिया गया है। 10 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू 200 ml ऑफ 0.5, व्हाट इज द फाइनल। अब देखो यार ये तो फॉर्मूला ही मैंने आपको लिखा दिया गया है। फाइनल कंसंट्रेशन का मोलैरिटी क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2, यही होता है। अगर हमारा एक ही का सॉल्यूशन है, अब देखो पहले सॉल्यूशन का मोलैरिटी 2 है, वॉल्यूम 10 है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.5 है, वॉल्यूम 200 है। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 10 प्लस 200 यानी 10 प्लस 200। तो आप देखो फाइनल मोलैरिटी क्या आ गया, 20 प्लस 100 बाई 210 यानी 120 बाई 210, ये हमारा आ गया 0.5 0.57। सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी क्या आ गई यार, 0.57 मोलर। इसी को हम दूसरे तरीकों में ऐसे भी कर सकते थे, कैसे हम कह सकते थे यार, मिली मोल्स ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन 1, इन सॉल्यूशन 1 वो क्या होगा, 10 इंटू 2 यानी 20 हो जाएगा। फिर हम निकालते मिली मोल्स ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन 2, वो क्या होता, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये हमारा आ जाता 100। अब बस हम फाइनल मोलैरिटी ऑफ NaOH कैसे निकालते हैं, टोटल मोल्स ऑफ NaOH जो कि 120 होता, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि 210 होता, यहां से आंसर आ जाता 0.57। तो या तो हम इस तरीके से कर लें, NaOH का अगर हमें फाइनल मोलैरिटी निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, NaOH का टोटल मोल बाई NaOH का टोटल वॉल्यूम। तो NaOH के टोटल मोल में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो फाइनल मोलैरिटी निकल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला मिक्सिंग का, M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यार। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the concentrated sulfuric acid that is peddled commercially is 95% H2SO4 by mass, ठीक है। if the density of the commercial acid is this, the molarity of the solution। देखो यार ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। जब भी मैंने कहा कि अगर परसेंटेज बाई मास दिया गया तो मान ही लेते हैं ना, लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमने मान लिया 100 ग्राम। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, हमें मास परसेंटेज दिया गया हो तो हम टोटल मास क्यों मान लेते हैं, क्योंकि टोटल मास सॉल्यूशन का जैसे मानेंगे हमारा मास ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा, और जैसे सोल्यूट का मास निकल जाएगा वैसे ही हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे। सोल्यूट कौन है, H2SO4। इसका मोल क्या होगा, मास बाई मोलर मास, ये मोल निकल गया। मोलैरिटी के लिए हमें मोल चाहिए होता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है। जैसे ही हमने टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन माना, क्वेश्चन में डेंसिटी दिया गया है तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने 100 माना, डेंसिटी हमारा 1.834 है, तो ये आंसर हमारा किसमें आ गया, ये आंसर हमारा मिलीलीटर में आ गया। अब डायरेक्ट हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000, सब पता है। सोल्यूट का मोल कितना, 95/98, ये हो गया सोल्यूट का मोल। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना यार, 100/1.834 इनटू 1000। तो आप इसको देख सकते हो, ये हमारा कितना आ गया, 95 इंटू 10 इंटू 1.834 डिवाइडेड बाई 98। कैलकुलेट कर लोगे, 2 5 ये आई थिंक 17.8 आएगा। कैलकुलेट करो, ये 17.8 तो नहीं आएगा,
ये हमारा हाँ 17.8 ही आ रहा है, 18.34, 18.34 और यहाँ पे कुछ 1 पॉइंट समथिंग है ना। तो देखो ये हमारा कैलकुलेट कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा यार मोलैरिटी का, और मोलैरिटी की जो वैल्यू आ रही है वो आई थिंक 17.8 आएगा, है ना। यही आना चाहिए। 18.34 18.34 5.5 5.5 1.1 19, तो 19 को अगर मैं 17.8 आएगा, ए आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो यार, देखो सिंपल सा तरीका, हमने टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों माना, क्योंकि हमें डेंसिटी सॉल्यूशन की दी गई है। जैसे ही हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मानेंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, पहली चीज। दूसरा, मोलैरिटी के लिए हमें सोल्यूट का मोल चाहिए था, तो जैसे ही हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मानेंगे, हमें परसेंटेज बाय मास दिया गया है, यानी हमारा मास ऑफ सोल्यूट निकल गया, और सोल्यूट के मास से सोल्यूट का मोल निकल गया। तो सोल्यूट का मोल और वॉल्यूम निकल गया तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं ना बेटा। इसलिए हमने टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को हमने 100 ग्राम एज्यूम किया है ना। क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है ना, सर हमने ऐसा क्यों माना, तो मानने का वजह बताया। The ppm level of Fn minus in a 500 gram sample of a toothpaste containing 0.2 gram F minus is। अब देखो यार बड़ा सिंपल सी बात है यार, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6। F माइनस का पीपीएम लेवल बताना है, तो वो हमारा सोल्यूट होगा, उसका मास 0.2, टोटल मास सैंपल का कितना 500 इनटू 10 का पावर 6, यही होगा। तो आप इसको देख सकते हो, ये हमारा सिंपल क्या हो जाएगा 4000 आई थिंक आ रहा। चलो ये देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 2 1 2 3 4 5 बाई 500, तो ये हमारा कुछ 400 आ रहा पीपीएम, 400, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, जिसका भी पीपीएम लेवल निकालना है उसका मास बाय टोटल मास इनटू 10 का पावर 6, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन सॉल्यूशन है, तो 1 मिलियन सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो मास होगा उसी को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ ए 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज दिस द मोलैरिटी। देखो फिर वही कहानी यार, मैंने बोला मोलैरिटी हमें दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है, और मोलैरिटी निकालना है यार। मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए सोल्यूट का मोल, और सोल्यूट का मोल निकल गया तो सोल्यूट का मास भी निकल जाएगा। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इसको कहते हैं, तो सोल्यूट का मोल अगर निकल गया तो मास निकल जाएगा। दूसरा हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास, यानी अगर हमारा सॉल्यूशन का मास निकल गया तो हम सॉल्यूशन का मास अगर हमारा निकल गया और सोल्यूट का मोल निकल गया तो हम सब निकाल लेंगे। मैंने बार बार आपको बताया यार, सिंपल सा है, मोलैरिटी दिया गया है तो हम मान ही लेंगे। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर है। अब सॉल्यूशन के वॉल्यूम को आप कहोगे सर आपने क्यों माना, क्योंकि मोलैरिटी दिया गया है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो मोल होता है उसी को मोलैरिटी कहते हैं, तो इससे हमारा सोल्यूट का मोल निकल गया। अब आप कहोगे सर ठीक है सोल्यूट का मोल निकल गया। दूसरा, डेंसिटी दिया गया है, वॉल्यूम हमने मान लिया तो सॉल्यूशन का मास भी निकल गया, और सॉल्यूशन का मास निकल गया, सोल्यूट का मास निकल गया, तो सॉल्वेंट का मास निकल गया, तो सब कुछ निकल गया। अब देखो यार मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट का मास होता है मोल इनटू मोलर मास। एसिटिक एसिड का मोलर मास देखो कितना होगा 60, तो ये हमारा कुछ आ गया 123 ग्राम, ठीक है। अब चलिए हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन का मास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.02, वॉल्यूम कितना 1000 ml, 1020 ग्राम आ जाएगा, 1020 ग्राम। अब आप बताओ सॉल्वेंट का मास क्या होगा, सॉल्वेंट का मास होगा सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास, ये हमारा कुछ आ गया कितना 897 ग्राम, यानी 0.897 kg।
अब डायरेक्ट मोलैलिटी निकाल लो यार। मोलैलिटी क्या होगा? मोलैलिटी होगा हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सोल्यूट का मोल कितना? 2.05, सॉल्वेंट का मास केजी में कितना? 0.897। तो आप देख लो 2 के ऊपर आ रहा है आंसर, 2 के ऊपर एक ही डाटा है यार 2.28, आंसर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, है ना। तो मोलैरिटी और डेंसिटी दिया गया है तो हमने वॉल्यूम क्यों माना? क्योंकि जैसे ही हमने वॉल्यूम माना तो हमारा सोल्यूट का मोल आ गया और वॉल्यूम और डेंसिटी से हमारा सॉल्यूशन का मास आ गया, है ना। तो जब हमारा सॉल्यूशन का मास आ गया, सोल्यूट का मोल आ गया, तो सब कुछ तो आ गया, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। टू सॉल्यूशंस ऑफ ए सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयंस में डिसोसिएट ना हो, है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो आयन में डिसोसिएट ना हो। तो टू सॉल्यूशंस ऑफ ए सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 480 ml of 1.5 molar first solution plus 520 ml of 1.2 molar second solution. What is the final molarity of a solution? अभी मैंने बताया था यार, फाइनल मोलैरिटी क्या होगा? M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2, सब दिया गया। पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितना है? 1.5, वॉल्यूम कितना है? 480। दूसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी 1.2, वॉल्यूम कितना? 520, टोटल वॉल्यूम 480 प्लस 520। तो आप देखो फाइनल मोलैरिटी कितना आया? ये हमारा आ जाएगा 720 प्लस 104, 624 बाई 1000, है ना। तो ये हमारा कितना आ गया? 1344 बाई 1000, यानी ये आ गया 1.344, 1.344। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था यार। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने, हमारा काम बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6.02 into 10 का पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of urea solution. देखो यार, यूरिया की मोलैरिटी बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है, तो क्या हम मोल नहीं निकाल सकते? मोल ऑफ यूरिया क्या होगा? नंबर बाई एवोगैड्रोस नंबर। नंबर है 6.02 इंटू 10 का पावर 20, एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10 का पावर 23। तो आप देख सकते हो मोल ऑफ यूरिया आ गया 10 का पावर -3। अब मोल निकल गया, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दिया गया है, तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ यूरिया क्या होगा? मोल ऑफ यूरिया बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में होगा तो इनटू 1000। यूरिया का मोल 10 का पावर -3 इनटू 1000 और वॉल्यूम क्या है? 100। तो आप देखो यूरिया का कंसंट्रेशन मोलैरिटी कितना आ गया? 0.01 मोलर। कितना आ गया? 0.01 मोलर, है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सारे PYQ है बेटा, पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है हर एक क्वेश्चन पास्ट ईयर का है, पास्ट ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है वही है। तो आप देखो यूरिया की मोलैरिटी निकालना है तो हमें दो ही चीज जो चाहिए, यूरिया का मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया था और यूरिया का मोल के लिए नंबर दिया गया था, ताकि आप नंबर से मोल निकाल लो। सिंपल सा है, नंबर से मोल निकाल लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया, हमारा काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 25 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन टाइट्रेशन विथ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव ए लीटर वैल्यू ऑफ 35 ml। द मोलैरिटी ठीक है, द मोलैरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाज। अब देखो रिएक्शन दिया गया यार, कह रहा बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यही रिएक्शन होगा यार। ये बन गया BaCl2 और 2 वाटर। तो आप इस रिएक्शन को देखकर देख सकते हो ना, आप क्या लिखोगे? मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड
डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू मोल ऑफ HCl बाई 2। इस रिएक्शन को देखकर हम ये लिख सकते हैं ना यार, मोल मेथड ये लगा सकते हैं, रिएक्शन बैलेंस है तो। अब देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोल क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोल क्या होगा 25 इंटू मोलैरिटी, 25 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। HCl का मोल क्या होगा 0.1 मोलर है और वॉल्यूम 35 है बाई 2, तो यहां से देखो मोलैरिटी निकल गया बेरियम हाइड्रोक्साइड का। बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलैरिटी कितना आया यार, ये आया हमारा 3.5 डिवाइडेड बाई 50। ये कितना आ गया 3.5 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हमारा आ गया 0.07 मोलर। कितना आ गया यार 0.07 मोलर। सिंपल सा है, जो आपने स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चन देखा था यार, रिएक्शन को बैलेंस करना और रिएक्टेंट्स के मोल्स को मोल मेथड अप्लाई करके इनको इक्वेट करना। अब इसी में क्या था, इसका मोल के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो इसका मोलैरिटी नहीं दिया था, वॉल्यूम दिया था। इसका मोलैरिटी वॉल्यूम दोनों दिया था, एक अननोन एक इक्वेशन। हम क्वेश्चन को सिंपली क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा, है ना। इसी को बेरियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ द चेंजेस। मैंने क्या बताया, टेम्परेचर के साथ चेंज कौन सा कंसंट्रेशन करता है यार, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन जो होगा वही हमारा चेंज होगा। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन जो होता है ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो यही चेंज होगा। वॉल्यूम रिलेटेड जो कंसंट्रेशन होंगे वही तो चेंज होंगे, और तो कोई चेंज होगा नहीं। तो आप देखो मोलैलिटी जो होता है ये मास रिलेटेड कंसंट्रेशन होता है, मोल फ्रैक्शन मास रिलेटेड होता है, मास फ्रैक्शन मास रिलेटेड होता है, लेकिन मोलैरिटी जो होता है वो हमारा वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन होता है, और वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसलिए टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन जो होगा उसकी भी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो आंसर हमारा जो होगा वो सिंपल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो यार मैंने आपको बताया था, कोई भी स्टाइकियोमेट्रिक क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, ये जो कंपाउंड है इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट इक्वल टू मोल ऑफ मैग्नीशियम बाई 3, क्योंकि 3 मैग्नीशियम है, फास्फोरस कितना है 2 है, तो मोल ऑफ फास्फोरस एटम बाई 2, ऑक्सीजन एटम कितना है 8 है। अब आप देखो हमें ऑक्सीजन एटम का मोल दिया गया है और मैग्नीशियम फॉस्फेट का पूछा जा रहा, तो हमें इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हो ना, मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट जो होगा वो हमारा होगा ऑक्सीजन का मोल बाई 8। ऑक्सीजन का मोल है 0.25 बाई 8, ये कितना आ गया 0.03125, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.125 इंटू 10 का पावर -2। आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 100 ml of Na3PO4 solution contains 3.45 ग्राम of sodium. The molarity of the solution is। सबसे पहला आपको पता है यार, आपको क्या पता है, मोल्स ऑफ सोडियम जो होगा वो होगा हमारा 3 इंटू मोल्स ऑफ Na3PO4। यस और नो, एक Na3PO4 में एक सोडियम फॉस्फेट में 3 सोडियम है, तो सोडियम का जो मोल होगा वो सोडियम फॉस्फेट का 3 गुना होगा। अब यहां पे चलो, सोडियम का मोल क्या होगा, हम लिखेंगे मास ऑफ सोडियम बाई मोलर मास ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट का मोल क्या होगा, सोडियम फॉस्फेट का मोल क्या होगा यार, सोडियम फॉस्फेट का मोल होगा आपका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब चलो सब दिया गया, सोडियम का मास 3.45, सोडियम का मोलर मास 23, हाँ 23, ठीक है। अब चलिए 3, मोलैरिटी कितना है, मोलैरिटी हमें निकालना है,
वॉल्यूम कितना है 100, तो हमें लीटर में निकालना है ना वॉल्यूम, तो 100/1000 हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हो मोलैरिटी हमारा क्या आएगा, 10 1.5 10 1.5 1/2 आ गया, यानी 0.5। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारा 0.5 आया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 × 10⁻⁻²। तो नियरेस्ट इंटेजर 50 हो जाएगा। सॉल्यूशन को 10⁻⁻² के टर्म्स में बताना है यार। हमने क्या किया, सोडियम फॉस्फेट में बेटा 3 सोडियम है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं सोडियम का मोल सोडियम फॉस्फेट के मोल का 3 टाइम्स होगा। सोडियम का मोल क्या होगा, मास बाय मोलर मास। सोडियम फॉस्फेट का मोल क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सोडियम का मास दिया गया है, सोडियम का मोलर मास पता है, मोलैरिटी निकालना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, बस कैलकुलेट कर देना यार, और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना है ना। तो मोलैरिटी हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। द NaNO3 वेटेड आउट टू मेक 50 ml of an aqueous solution containing 60 milligram Na plus per milliliter is. The NaNO3 weighted out to make 50 ml of an aqueous solution containing 60 milligram Na plus per milliliter is. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया गया यार 70 मिलीग्राम Na प्लस पर मिलीलीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ Na प्लस, मास ऑफ Na प्लस, मास ऑफ Na प्लस इन 1 मिलीलीटर इक्वल टू 70 × 10⁻⁻³ ग्राम, है ना। इसका मतलब यही हुआ 70 मिलीग्राम Na प्लस पर मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ, 1 ml में Na प्लस का कितना मास होगा, 70 मिलीग्राम, यानी 70 × 10⁻³ ग्राम। अब मैं कहूं मास ऑफ Na प्लस इन 50 ml क्या होगा, तो 50 ml में मास होगा 70 × 10⁻³ × 50 ग्राम, यही होगा। तो ये बेसिकली आ गया 3.5 ग्राम। ये हमारा बेसिकली कितना आ गया यार, 3.5 ग्राम। अब चलिए, मोल ऑफ Na प्लस इन 50 ml क्या होगा, तो मोल होता है मास बाय मोलर मास। अब देखो, आपको पता है NaNO3 जब डिसोसिएट होगा तो Na प्लस और NO3 माइनस मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ यार, एक NaNO3 में एक Na प्लस है, तो आपको पता है मोल ऑफ Na प्लस इन 50 ml जो होगा वो हमारा बराबर होगा मोल ऑफ NaNO3 इन 50 ml। दोनों का मोल बराबर होगा। Na प्लस का मोल पता है, तो आपका बेसिकली क्या निकल गया, मोल ऑफ NaNO3 इन 50 ml, और ये हमारा कितना आ गया 3.5/23। लेकिन हमें क्या निकालना है यार, मास निकालना है। तो बताओ मास ऑफ NaNO3 इन 50 ml क्या होगा, तो मास होता है मोल इनटू मोलर मास। NaNO3 का मोलर मास कितना होगा, 6285 हो जाएगा, है ना, 48 6285, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यार, 23 ये आई थिंक 7-8 के अराउंड आएगा यार। ये आप कैलकुलेट कर लो एक बार, रुक जाओ देता हूँ ना, 85 255 है ना, और इसमें 42.5 ऐड कर दो तो 297.5 होगा बाई 23। ये कितना आ जाएगा 167, यानी लगभग हमारा 13 आएगा। इसका राउंड ऑफ इंटीजर जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। इसका राउंड अप में आंसर क्या आएगा, 13। अगला क्वेश्चन देखो, ए 100 ml सॉल्यूशन वाज मेड बाय एडिंग
1.43 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डॉट XH2O। द नॉर्मेलिटी, देखो नॉर्मेलिटी बेटा हमने पढ़ाया नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी छोड़ देते हैं ना। रेडॉक्स में हम नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे बेटा, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे क्योंकि अभी तक हमने नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ा है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। क्या रहा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट is used to fortify foods with iron. The amount of the salt required to achieve 10 ppm of iron in 100 kg of weight is, ठीक है, the amount in grams of the salt required to achieve 10 ppm of iron in 100 kg of weight is, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, हमें क्या बताना है, द अमाउंट इन ग्राम ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ वाटर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले ये हुआ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, हमें दिया गया है 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ वेट। तो आप बताओ पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मास इनटू 10 का पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन 10 है, आयरन का मास हमें मान लो मास ऑफ आयरन निकालना है, टोटल मास ऑफ आयरन हमें मान लो ग्राम में निकालना है। टोटल मास हमारा कितना है 100 kg, उसको ग्राम में चेंज कर दो इनटू 10 का पावर 6। तो आप देख सकते हो इसका मतलब है आयरन का मास जो है वो 1 ग्राम होना चाहिए। अगर आयरन का मास 1 ग्राम होगा 100 kg में तो उसका पार्ट्स पर मिलियन 10 ppm हो जाएगा। अब आप मुझे देखो इस फॉर्मूले को देखकर बताओ कि आप कह सकते हो एक फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में एक आयरन है, मतलब मोल ऑफ आयरन जो होगा वो मोल ऑफ FeSO4.7H2O के बराबर होगा। आयरन का मोल क्या होगा, आयरन का मास बाई आयरन का मोलर मास, और FeSO4 हेप्टाहाइड्रेट का मास मोल क्या होगा, मास ऑफ FeSO4.7H2O बाई मोलर मास। अब FeSO4.7H2O का मोलर मास क्या होगा यार, 32, 64, 96 और ठीक है 151.85 प्लस, ठीक है, प्लस 126, 7 वाटर है ना 126, तो ये कितना हो जाएगा 277.85। तो आप देख सकते हो मास ऑफ FeSO4.7H2O हमारा क्या होगा, ये हमारा मास होगा, ये हमारा कितना मास होगा यार, ये हमारा मास हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 277.85 डिवाइडेड बाई 55.85, ठीक है। ये लगभग हमारा 6 ग्राम आ रहा है, 6 नहीं, हाँ ये नहीं 6 नहीं 5 आ रहा, ये लगभग हमारा मास कितना आ रहा है यार 5 आ रहा है। राउंड ऑफ में इंटीजर वैल्यू जो है वो हमारा लगभग जो होगा वो हमारा 5 के अराउंड आएगा। तो आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो आपको जो पार्ट्स पर मिलियन वैल्यू दिया गया था उससे आयरन का मास निकल जाएगा, और आपको पता है एक FeSO4 हेप्टाहाइड्रेट में एक आयरन होगा, तो दोनों का मोल हम इक्वेट करेंगे। आयरन का मास पता है, आयरन का मोलर मास पता है, इसका मोलर मास पता है, तो इसका मास निकल जाएगा और दैट इज 5 ग्राम। तो ये था यार स्टाइकियोमेट्री, और हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखे हैं, है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट अगली चैप्टर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। आई थिंक आपको चीजें मजा आएंगी होंगी, समझ में आया होगा कि हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को हमें कैसे अप्लाई करना है। अगर आप इसके अलावा अगर कोई भी किसी भी तरह के डाउट हो तो डेफिनेटली यार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसी चीज को रोकते हैं।
जैसे नॉर्मेलिटी और भी हमने जो बताया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम, है ना। इडियोमेट्री हम गैसियस स्टेट में देखेंगे, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, तो ये कॉन्सेप्ट हम रेडॉक्स रिएक्शन में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।